हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 19 मई 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहीं पर आपको डेली की फ्री पीडीएफ मिल जाती है, तो आप उसे डाउनलोड करना मत भूलिए। जो मैं आपको करंट अफेयर डेली कवर कराता हूँ, ध्यान रखिए, आप किसी भी एग्जाम में यहाँ पर करंट अफेयर अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर चाहे वो आपका यूपीएससी हो, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे या फिर पीसीएस से लेकर राज्य का कोई भी छोटा से छोटा एग्जाम, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूला करिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। मैंने कल आपसे एक सवाल यह पूछा था कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको भारत रत्न कौन से वर्ष में दिया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न 27 मार्च 2015 को सम्मानित किया गया था। और उस टाइम पर भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब थे, तो प्रणब मुखर्जी ने इनको सम्मानित किया था। और ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ का जो एकाना स्टेडियम है उसका नाम रखा गया है। तो जो एकाना स्टेडियम है, अब उसका नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है। और ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में नई दिल्ली में 8वीं ऑल इंडिया पेंशन कोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। अब ये देखिए, ऑल इंडिया पेंशन कोड का मतलब क्या है। भारत में पेंशन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, जैसे कि जो भी केसेस हैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं इस टाइम पर, तो उन सभी केसेस को रिजॉल्व करना ही इस तरीके की पेंशन कोर्ट का मेन उद्देश्य है। इससे पहले टोटल जो भारत में 7 ऑल इंडिया पेंशन कोर्ट है, उन्होंने 24,218 केसेस में से 17,000 केसेस करीब करीब रिजॉल्व कर लिए हैं। तो अभी करीब बाकी की जो पेंडेंसीज है उनको खत्म करने के लिए अभी हाल ही में 8वें ऑल इंडिया पेंशन कोर्ट की स्थापना करी गई है। इस कोर्ट की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पेंशन से जुड़े हुए मुद्दों का ही निपटारा किया जाता है। साथ में अभी हाल ही में एक वर्कशॉप भी कंडक्ट करी गई है। ये वर्कशॉप अगले 6 महीने तक बीच बीच में कई सारे ड्यूरेशंस में चलेगी। इसमें पूरे भारत भर से 1200 सीनियर अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि अगले कुछ टाइम में रिटायर होने वाले हैं। तो ये जो 1200 अधिकारी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, जिनको वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी जाएगी, वो ट्रेनिंग इस बात की दी जा रही है कि कल को वो भी रिटायर होंगे और उनकी जो पेंशन्स होंगी, तो वो पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कौन से पोर्टल में जाना है, ये सारी चीजें इन अधिकारियों को उसमें बताया जाएगा। इवन इतना ही नहीं, कल को वो किसी भी कमीशन का हिस्सा हो सकते हैं, तो ये सारी जितनी भी ब्रीफिंग है वो उन्हें पता हो। अभी हाल ही में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी जो मीटिंग है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये जो है, ये मीटिंग, तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, ये इस बार आयोजित करी जा रही है जम्मू के अंदर, श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। और ये अभी हुई नहीं है, 22 तारीख से शुरू होगी, 24 मई तक ये चलेगी। क्योंकि जम्मू में हो रही है, तो जम्मू से लेकर श्रीनगर का जो NH 44 है, वहां पर 270 किलोमीटर के हिस्से को इंडियन आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा प्रॉपर हाई सिक्योरिटी में टाइट रखा गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, G20 के जो नेशंस हैं, उन सभी नेशन से डिप्लोमेट्स यहाँ पर हिस्सा लेंगे। और जम्मू का मामला है, श्रीनगर का मामला है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोताही नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी में। तो इस वजह से पहले से ही उसके इंतजाम कर लिए गए हैं। और जो इसकी हाई लेवल मीटिंग्स चल रही है, उसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स भी हैं। और इसके अलावा ब्रिगेडियर लेवल रैंक के जो अधिकारी हैं, वो इसके चेयरपर्सन हैं। ये तो बात हो रही है तीसरी मीटिंग की। पहली टूरिज्म की मीटिंग कहाँ पर आयोजित करी गई थी? तो पहली हुई थी गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। जो दूसरी मीटिंग आयोजित करी गई थी, ये हुई थी दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी में। ठीक है, अब ये तीसरी हो रही है श्रीनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2023 का अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, जिसको इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो बोल रहे हैं। एक्सपो का मतलब आप एग्जीबिशन समझ लीजिए, जिसको प्रदर्शनी बोला जाता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया। नई दिल्ली में कहाँ पर? प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया। प्रगति मैदान वही जगह है जहां पर हर साल का अंतरराष्ट्रीय बुक फेयर आयोजित किया जाता है। और ये जो एक्सपो है, ये आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही लॉन्च करी गई है। और इस बार हम लोग
47वां इंटरनेशनल म्यूजियम डे मना रहे हैं। जो इसकी थीम है इस बार की, ये है म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ये जो म्यूजियम एक्सपो है, इसमें भारत की कई सारी धरोहरों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। दुनिया भर से कई सारे डेलीगेट्स यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। साथ में ये जो अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो है, इसका एक शुभांकर बनाया गया है, जो मैस्कॉट है, इंग्लिश में उसको मैस्कॉट बोलते हैं। तो शुभांकर इसकी एक डांसिंग गर्ल है। इसकी खास बात यह है कि ये चेन्नापत्तनम कला शैली के ऊपर लकड़ी की बनी हुई डांसिंग गर्ल है। अभी हाल ही में भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिसने मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले वर्कर्स के लिए वेलफेयर फंड लॉन्च किया है? तो यह है केरला में पिनाराई विजयन की सरकार। केरल सरकार पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जिसने मनरेगा के अंतर काम करने वाले लोगों के लिए खुद का वेलफेयर फंड लॉन्च किया है। अब इसके तहत क्या है कि केरल के अंदर जो मनरेगा में काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे गवर्नमेंट बोलती है कि आप 50 रुपए जमा करिए मंथली। ठीक है, केवल 50 रुपए आप जमा करिए, और आप जितना भी पैसा जमा करेंगे वो सारा आपका गवर्नमेंट के इस वेलफेयर फंड में जमा होता रहेगा। एट द एंड आपका जितना भी पैसा बनेगा 60 के बाद, ठीक है, 60 साल की उम्र के बाद, उतना ही पैसा बराबर से सरकार भी मिलाएगी, और साथ में उसमें इंटरेस्ट रेट भी उस दिन के हिसाब से लगाया जाएगा। तो एक तरीके से जिसको आज की डेट में आप बोलते हो ना कि जैसे गवर्नमेंट में रिटायरमेंट फंड मिलता है, वैसे ही इन मजदूरों को भी एक मुश्त पैसा मिलेगा, जो कि बचत के तौर पर इनके लिए होगा। केरल में इस टाइम पे मनरेगा के अंतर्गत 27 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है, और ऐसा करने वाली पहली राज्य सरकार केरल सरकार है, तो जिसकी सराहना इस टाइम पर हो रही है। केरल में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके दो क्लासिकल डांस हैं। एक तो कथकली है और दूसरा है मोहिनी अट्टम। केरल के जो फेमस फेस्टिवल हैं, कई बार आपसे पूछ दिया जाता है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओणम मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से। इसके अलावा विशु त्योहार भी यहाँ पर मनाया जाता है। अभी हाल ही में ये कौन से राज्य में बाढ़ आई हुई है, और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए जल राहत नाम की एक एक्सरसाइज लॉन्च करी गई है। तो जल राहत अभ्यास को लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। कहाँ पर? आसाम के अंदर। ये बाढ़ आसाम में आई है, मानस नदी के ऊपर, और यहाँ पर एक हग्रामा ब्रिज है, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना, ये हग्रामा ब्रिज है। ये जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये आपको दूर से ऐसा दिखाई दे रहा है, बट हाँ, स्थिति बहुत ही खराब है, और कई सारे लोगों को पलायन करना पड़ा है एक से दूसरी जगह पर। तो इसलिए यहाँ पर इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ की टीमें, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन सारी चीजों को देख रही है, और लोगों को बचाया जा रहा है यहाँ पर। आसाम में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं हिमांता बिस्वा शर्मा। आसाम में गवर्नर कौन है? ये है गुलाब चंद्र कटारी। कौन है? गुलाब चंद्र कटारी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उड़ीसा के कौन सा शहर है जहां से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई के लिए शुरू करी गई है? तो ये है उड़ीसा का भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से पहली बार दुबई के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। इसका सीधा फायदा दुबई के अंदर काम करने वाले जो व्यापारी गण हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, और ट्रेड्स, जो इंटरनेशनल ट्रेड्स करते हैं, उनको डायरेक्ट यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर नवीन पटनायक है मुख्यमंत्री। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। क्या आप बता सकते हो उड़ीसा का एक फेमस नेशनल पार्क कौन सा है? इसको बोलते हैं सिमली पाल नेशनल पार्क। ये बहुत बार पूछा गया है, सिमली पाल नेशनल पार्क। और उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है जिसको बोलते हैं उड़ीसी। क्या बोलते हैं? उड़ीसी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां कनेक्ट हो रही है? तो इस बार जो लेटेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस अभी हाल ही में चली है, ये पुरी से लेकर हावड़ा तक कनेक्ट करेगी। आपको बता दूं, ये पश्चिम बंगाल की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में एक और वंदे भारत एक्सप्रेस अभी हाल ही में लॉन्च करी गई थी, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर हावड़ा तक कनेक्ट कर रही थी। तो पहली न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा तक, अब दूसरी पुरी से लेकर हावड़ा तक चलाई गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार 2019 में लॉन्च करी गई थी। जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक चलाई गई थी। जो दूसरी थी, यह नई दिल्ली से लेकर माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा तक चलाई गई थी। और जो तीसरी है, यह वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से लेकर गांधीनगर तक चलाई गई थी। तो टॉप थ्री तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है
पहली दो 2019 में लॉन्च करी गई थी, उसके बाद कोविड आ गया, फिर जो तीसरी लॉन्च करी गई है वो 2022 में लॉन्च करी गई है सीधे। ये जो पुरी से लेकर हावड़ा तक कनेक्ट कर रही है वंदे भारत, ये 500 किलोमीटर की यात्रा कवर करेगी 6.5 घंटे में। इसके बीच में 7 रेलवे स्टेशन होंगे जहां पर यह ट्रेन रुकेगी। 20 मई को कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? हम सभी को पता है कर्नाटक में अभी हाल ही में असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। टोटल यहाँ पर असेंबली इलेक्शन में 224 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 135 सीटें अपनी झोली में बनाई है। तो कांग्रेस की यहाँ पर बहुमत के आधार पर सरकार बन रही है और कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि ये कर्नाटक में अपने मुख्यमंत्री बनाएंगे सिद्धार्थ मैया को। तो सिद्धार्थ मैया मुख्यमंत्री बन रहे हैं कर्नाटक के। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, डीके शिव कुमार ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। तो आपसे एग्जाम में सीएम और डेप्यूटी सीएम दोनों पूछे जा सकते हैं। पिछली बार भी मैंने देख लिया है, हाल फिलहाल के जो चीफ मिनिस्टर चेंज हुए थे, क्योंकि अभी आपने देखा कि पिछले साल भी विधानसभा के 5 राज्यों के इलेक्शन हुए थे, तो वहां पर डेप्यूटी सीएम भी आपसे पूछा जा रहा था। तो आप डेप्यूटी सीएम जरूर ध्यान रखिएगा, डीके शिव कुमार ये होंगे डेप्यूटी सीएम। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये कर्नाटक के अंदर बैंगलोर में होगा। अभी हाल ही में यूपीएससी, जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके नए चेयरपर्सन के रूप में किसने शपथ ली है? तो यूपीएससी के एक बार फिर से चेयरपर्सन बनाए गए हैं मनोज सोनी जी। कौन है? मनोज सोनी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। और यूपीएससी, जिसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 के तहत इसका प्रावधान है। अब अगर मनोज सोनी जी की बात करें तो इन्होंने यूपीएससी को एज अ मेंबर 2017 में ज्वाइन किया था और 2022 में पिछले साल इसके चेयरपर्सन अप्रैल के महीने में बनाए गए थे और अभी एक तरीके से वो कार्यकाल खत्म हुआ। अब ये अगले फ्रेश पद के रूप में यहाँ पर ओथ ले रहे हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 315 के आधार पर यूपीएससी का जो चेयरपर्सन होता है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है और रिटायरमेंट एज 65 साल की होती है। इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट हो उसी बिहाफ पर यूपीएससी का चेयरपर्सन रिटायर होता है। अभी हाल ही में पेटीएम के नए सीईओ और प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सीईओ का मतलब है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष। तो पेटीएम की अब पदभार संभाल रहे हैं कौन? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है भावेश गुप्ता। कौन है? भावेश गुप्ता। अब ये पेटीएम के नए सीईओ होंगे। पेटीएम की स्थापना साल 2010 में करी गई थी। सबसे पहले अगर बात करी जाए कि यूपीआई सर्विसेज में भारत में जिनका किसने पीटा है तो वो पेटीएम ही है और पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और यही इसके सीईओ भी है। तो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा और सीओओ अब होंगे भावेश गुप्ता। अभी हाल ही में ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है फती बचागा? तो ये जो फती बचागा हैं इनको इस देश की संसद में प्रधानमंत्री की पोस्ट से हटा दिया है, डिसमिस कर दिया है। तो फती बशागा जो है ये है लीबिया के प्रधानमंत्री और अब इनको इनके देश की संसद ने बर्खास्त कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है? इनका निलंबन क्यों किया गया है? वैसे ये वहाँ के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं, लोग इनसे काफी इम्प्रेस भी रहते थे। बट अभी हाल ही में इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, कई चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं कि इन्होंने वहाँ के संविधान की जो नीतियां हैं उनका पालन नहीं किया है। इसके अलावा इनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस लगे हैं, भ्रष्टाचार के, जिसकी वजह से इनको इनके पद से हटा दिया गया है। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। क्या बोलते हैं इसको? त्रिपोली। और इस टाइम पर लीबिया में जो राष्ट्रपति हैं ये हैं मोहम्मद अल मिन्फी। क्या नाम है? अल मिन्फी। तो अब मिन्फी के ऊपर पदभार आ जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री तो बर्खास्त कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। अभी हाल ही में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का समापन कौन से राज्य में किया गया? तो इस बार ये जो चैंपियनशिप है ये खेली गई है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ईटानगर में इसका आयोजन किया गया। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो इस बार का साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसमें टोटल 6 देशों ने हिस्सा लिया। कौन कौन सा देश? एक तो हमारा भारत, हम तो होस्ट ही कर रहे हैं इसको। इसके अलावा भूटान ने हिस्सा लिया है, बांग्लादेश ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, मालदीव्स ने हिस्सा लिया है, मालदीव्स के अलावा नेपाल ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और श्रीलंका ने यहाँ पर हिस्सा लिया है।
तो ये टोटल 6 देश हैं जिन्होंने हिस्सा लिया। अब समझते हैं जीता कौन। देखिए, अंडर 19 में बॉयज सिंगल की अगर बात करें, तो बॉयज की कैटेगरी में एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अंकुर भट्टाचार्य ने। ठीक है, किसको हराकर? इन्होंने प्रयास जैन को हराकर गोल्ड जीता है। अब अगर बात करें गर्ल्स सिंगल में किसने जीता है, तो गर्ल्स सिंगल में जो नाम है, ये है सुहाना सैनी। नाम इनका ध्यान रखिएगा, सुहाना सैनी। इन्होंने यशस्विनी को हराया है। अब इसके बाद अगर बात करें मिक्स्ड डबल में किसने जीता, तो मिक्स्ड डबल में भी भारतीय खिलाड़ियों ने ही गोल्ड जीता है। प्रयास जैन और यशस्विनी दोनों ने मिलकर गोल्ड जीता है। इन्होंने फाइनल में मालदीव्स के खिलाड़ी अख्यार अहमद खालिद और फातिमा दीमा अली को हराया है। तो अगर बॉय सिंगल में बात करें या गर्ल सिंगल में या मिक्स डबल में, तो ये तीनों में भारत के खिलाड़ियों ने ही गोल्ड जीता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस 17 मई को मनाया गया। इस बार की इसकी थीम रही एनेबलिंग द लीस्ट डेवलप्ड नेशंस थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं अपनी कभी कभी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी रील्स पोस्ट करता हूँ जब मुझे भी थोड़ी फ्रेशनेस की जरूरत होती है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आपका भी अच्छा खासा टाइम पास हो सकता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को हर साल मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इस बार मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। वैसे अगर बात करें तो कौन से दिन मनाया गया? 17 मई को। हाइपरटेंशन डे जो है, इसको सबसे पहली बार साल 2005 में मनाया गया था। और अगर बात करें कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे पहली बार कब मनाया गया, तो ये बहुत पुराना टाइम 1969 में पहली बार मनाया गया था। अब मेरा आज का सवाल आपसे स्टैटिक जीके का है। आप में से कितने लोग बता सकते हो ये कौन सा खेल है जिसमें मुलिगन वर्ड का यूज किया जाता है? मुलिगन कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 2023 के एसएससी सीजीएल के लिए लाइव बैच मैं इस टाइम पे चला रहा हूँ। इस बैच की खास बात यह है कि ये वीओडी प्लस लाइव है। इस बैच में आप जैसे ही खुद को एनरोल करते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की एक ही बार में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं विदाउट डिले। तो पहली चीज तो आपको डिपेंड नहीं रहना है किसी के ऊपर। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर मैं वन लाइनर क्वेश्चन की लाइव क्लासेस भी ले रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट की। तो उसका फायदा आपको लाइव में मिल रहा है। साथ में जो साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्लासेस हैं, ये भी लाइव फॉर्म में ही चल रही हैं। तो इतना कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है। इस बैच की मदद से केवल इस बार का सीजीएल ही नहीं, अनदर एसएससी एग्जाम, उसके अलावा किसी भी राज्य का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं, हर एक जगह पर इससे आपको मदद मिलेगी। रिकॉर्डेड बैचेस भी आप एग्जाम इंजन पे ले सकते हैं। केवल पॉलिटी, केवल हिस्ट्री, ऐसे ऑप्शंस भी वहां पर अवेलेबल है। एग्जाम इंजन में बहुत कुछ है आपके लिए, एक बार आप वहां पर विजिट करिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।